नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज के अपडेट के साथ साथ उसका टेक्निकली डिटेल्स भी डिस्कशन करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए क्योंकि कुछ कंपनीज के बारे में बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किया था बहुत दिनों से। तो मैं समझ आता हूँ उसके वीडियो में थोड़ा सा लेट में लेके आया। कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे सारी चीज आपको समझा समझा दूंगा किस लेवल में मैंने एंट्री लिया और किस तरीके से मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा वीवो ग्लोबल के बारे में। तो वीवो ग्लोबल के ऊपर बहुत दिनों के बाद मैंने वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्स वीडियो बना के दिया था। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा एक इन्वेस्टर, आप इन्वेस्टर के नाम जरूर पहचानते होंगे, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। उनका नाम है विजय केडिया जी। उन्होंने खुद इस कंपनी के ऊपर शेयर को कंटिन्यू करा था और मजेदार बात यही है कि कंपनी के ऊपर दिसंबर माह में उन्होंने बाइंग किया। देखिए, मैं आपको आज में इस पॉइंट्स को क्यों शेयर कर रहा हूँ, पहली बात समझ लीजिए। बड़े इन्वेस्टर क्या करते हैं, जब अच्छी कंपनी सस्ते में मिले तो उसको ज्यादा क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं। तो ज्यादा क्वांटिटी का मतलब है क्वांटिटी वो ज्यादा बाई कर लेते हैं। उसका जीता जागता जो एग्जांपल है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। देखिए, वीवो ग्लोबल के ऊपर विजय केडिया जी के जो इन्वेस्टमेंट था 1.84%, उसके बाद थोड़ा सा कम हो गया था, फिर से देखिए धीरे धीरे करके बढ़ते बढ़ते 1.95% के आसपास होल्डिंग बहुत क्वार्टर्स मतलब एटलीस्ट 4 क्वार्टर तक कंपनी कंटिन्यू किया। उसके बाद देखिए, अभी लास्ट जो क्वार्टर गया दिसंबर का जो क्वार्टर, उस क्वार्टर में कंपनी के ऊपर विजय केडिया जी ने क्या किया, उसका होल्डिंग को बढ़ाकर 2.01% कर दिया। मतलब क्या है, मतलब इस कंपनी के ऊपर फिर से इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। की इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है क्योंकि आज कंपनी सस्ते में है। तो सस्ते में है का मतलब क्या है, चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। कंपनी के सबसे पहले मैं प्राइस के बारे में बात करूँ तो कंपनी वीवो ग्लोबल के में अगर टॉप लेवल से अगर मैं ग्राउंड लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट कंपनी के ऊपर जो क्रैश हुआ, कितना बड़ा क्रैश हुआ, अगर टॉप से डाउन लेवल तक देखो तो ऑलमोस्ट 70% के आसपास बिग क्रैश देखने को मिला। 70% के आसपास बिग क्रैश देखने को मिला। और इसी क्रैश के कारण मैंने क्या किया, इस जगह पे एक एंट्री लिया। इस जगह पे एक एंट्री लिया, क्यों लिया, मैंने इसी कारण के वजह से एंट्री लिया क्योंकि मुझे एक रेंज देखने को मिला था। वो रेंज कुछ इस तरीके से था, यहाँ पे एक रेंज के बेसिस में एक पैटर्न्स बनना था और इसी लेवल के यू टर्न जो है, इस यू टर्न बेसिस में मैंने एक छोटा सा क्वांटिटी के साथ काम किया, एकदम छोटा सा क्वांटिटी। अगर मुझे लॉस भी हो जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं बड़ा एंट्री लेने के लिए इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर एक पैटर्न स्केड हुआ, बुक अप विथ 100 पैटर्न। और ये जो लेवल है ना, ये लेवल बहुत स्ट्रांग है। क्यों, क्योंकि प्रीवियस डेटा दिखा दूं तो यहाँ पे ही कंपनी जाकर क्या किया था, रुके थे। उसके बाद देखिए ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद कहाँ से कहाँ तक जर्नी लेके गया। तो इसीलिए विजय केडिया जी ने क्या किया, इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग उठाया। तो होल्डिंग कब उठाया गया, आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर होल्डिंग उठाया गया दिसंबर क्वार्टर में। तो दिसंबर क्वार्टर में जो होल्डिंग उठाया गया, तो उसके बाद देखिए कंपनी इसके ऊपर धीरे धीरे करके ऊपर भी गए और उसके बाद देखिए फिर से करेक्शन हो गया। तो यही बात मैं आपको बार बार बोलना चाहता हूँ कि आप सोच रहे हैं कि बड़े इंस्टीट्यूशन ने माल खरीदारी किए है तो वो रॉकेट बन जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। हमेशा कंपनी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि सही में आपने सही कंपनी के ऊपर निवेश किया। देखिए, वीवो ग्लोबल के ऊपर मेरे एंट्री लेने का कारण कौन सा है वो मैं आपको बता दूं। पहली बात, आपको क्वार्टरली अगर रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी के सेल्स में आपको कमियां देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी देखिए हाईएस्ट सेल्स पिछले बार की तुलना से इस बार हाईएस्ट सेल्स किया और उसी के साथ साथ कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो भी हाईएस्ट देखने को मिला। अर्निंग पर शेयर भी बढ़ चुके हैं। तो जब कंपनी के सारे पॉइंट्स हाईएस्ट देखने को मिले, उसके साथ साथ जो वैल्यूएशन है, वो वैल्यूएशन के बारे में बात करूं तो कंपनी की जो पी रेशियो है, तो देखिए थोड़ा सा करेक्शन मोड में है क्योंकि 50 के पी रेशियो चला गया था 63 के आसपास और आज पी रेशियो है 47 के आसपास। मतलब पी रेशियो जो है वो थोड़ा सा करेक्शन हुआ है और फिर से रीबैक करके करेक्शन होने का कोशिश कर रहा है। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस के सॉरी बैलेंस शीट के बारे में बात करूं, देखिए रिजर्व बढ़ता हुआ देखने को मिले और बोरिंग्स पिछले बार का जो बोरिंग्स था 193 करोड़ वो घट के 185 करोड़ हो चुके हैं। और ये 185 करोड़ जो है, उस पैसे को वो कंपनी इजीली मिटा सकता है क्योंकि पहले ही कंपनी के हाथ में 114 करोड़ कैश है। तो कैश भी अच्छा खासा है, कंपनी को ट्रेड भी अच्छा खासा मिला, 160 करोड़ के आसपास कंपनी का ट्रेड भी मिला। जब कंपनी के इतने पॉइंट्स अच्छा खासा देखने को मिले, क्या उस कंपनी से दूर रहना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर पब्लिक डर के माल बेचकर भाग रहा है और उसी टाइम का फायदा इंस्टीट्यूशन उठा रहा है। खुद ही देख लीजिए, म्यूचुअल फंड के पास कितना होल्डिंग है, चलो मान लेता हूँ 5%, एफआईएस के पास कितना था, 10% था। आज एफआईएस के पास कितना है, 22%। मतलब डबल से भी ज्यादा होल्डिंग एफआईएस कर बैठे हैं।
तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि इंस्टीट्यूशन जानते हैं कि कब किस कंपनी के ऊपर बाय करना है। तो आप भी इंस्टीट्यूशन के जैसे सोचिए, तब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर और बड़े इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो बाकी आपके क्या राय होंगे इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पीवी फिनटेक लिमिटेड, जिसको हम लोग पॉलिसी बाजार .com नाम से जानते हैं। तो पॉलिसी बाजार कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। 51,000 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। कंपनी के ऊपर कुछ पॉइंट्स नेगेटिव दिखेगा, मगर कुछ पॉइंट्स पॉजिटिव भी है। जैसे क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी के सेल्स में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। कंटिन्यूसली सेल्स को वो मेंटेन करते चला है, 212 से 370 के आसपास, उसके बाद 610, उसके बाद 870। तो कंपनी के एक्सपेंस थोड़ा सा ज्यादा हो गया, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले बार तो लॉसेस में था, मगर इस बार कंपनी प्रॉफिट को पॉजिटिव में रखा। और इसी पॉजिटिव होने के कारण मैंने इस कंपनी के ऊपर टेल लिया। एक्चुअली मैंने टेल लिया पिछले क्वार्टर, मतलब सेकेंड जो क्वार्टर था, Q2, उसमें जो रिजल्ट आया था तब मैंने टेल लिया। क्यों टेल लिया? क्योंकि उस टाइम में भी तो लॉस था। हाँ, लॉस तो था, मगर उससे पहले देखिए कंपनी का कितना टोटल लॉस पिछले क्वार्टर में था, 190 करोड़ के आसपास, जहां से कंपनी रिकवरी करके कहां तक लेके आए, सिर्फ 21 करोड़ का लॉस। तो यही कारण की वजह से मैंने टेल लिया। तो टेल किस तरीके से लिया, मैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ, और पैटर्न किस तरीके से बना, पैटर्न कुछ इस तरीके से बना, कफ विथ हैंडल पैटर्न, एक बार दो बार हैंडल पैटर्न बना। और फाइनली देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्म किया, उसके बाद देखिए रिटेस्ट किया, उसके बाद धीरे 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 करके वो टारगेट के नजदीक जा रहा है और इजीली वो टारगेट को अचीव करेगा। इसी तरीके से सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले, क्योंकि जो प्रीवियस इसका लाइफ टाइम हाई है उसी के नीचे टारगेट बना है। तो मैं हमेशा आपको बोल के आया हूँ कि जब कोई टारगेट प्रीवियस हाई लेवल का नीचे बन रहा है तो सोचिएगा टारगेट अचीव होने का हायर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उसको यू टर्न पैटर्न से आप अगर देखेंगे तो जो पैटर्न है कुछ इस तरीके से यू टर्न पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। यू टर्न पैटर्न जब यहाँ पे टच करेंगे तो यहाँ पे टारगेट को वो अचीव कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि कंपनी बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले, और ऑब्वियसली टारगेट को वो अचीव करने के लिए कोशिश करेंगे। क्योंकि इसका बैलेंस शीट भी देखेंगे तो कंपनी के देखिए बोरिंग्स एकदम ना के बराबर है, रिजर्व लगातार बढ़ता चला गया, ये बात अच्छी बात है। और बोरिंग्स कितना है, 263 करोड़। तो 263 करोड़ कंपनी के हाथ में, जेब में ही है। कंपनी के जेब में कितना पैसा है, 538 करोड़। मतलब कंपनी के इजीली, जो कंपनी के हाथ में जो पैसा है उस पैसे से इजीली वो खुद के कर्जे को कल ही अगर मिटाने के लिए बोले तो वो मिटा सकते हैं। तो जो कंपनी की इतनी स्टेबिलिटी है, इतना स्ट्रेंथ है, क्या वो उस कंपनी से दूर रहना चाहिए? तो मैं तो नहीं रहूंगा। आपके क्या ओपिनियन जरूर कमेंट्स करना। तो इसलिए मैं ट्रेड लेकर कंटिन्यू कर रहा हूँ। बाकी आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है जब मैंने एंट्री लिया था तब मैंने आपके साथ भी शेयर किया था। तो पेशेंस का सब कुछ गेम है, तो पेशेंस जो दिखाएगा उसी का फायदा मिलेगा। जो टारगेट निकल कर आ रहा है 56%, और मुझे लग रहा है 1 साल के अंदर अंदर टारगेट मिलेगा। 1 साल नहीं, मुझे लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद टारगेट जा रहा है तो 6 मंथ के अंदर अंदर टारगेट मिलने का चांसेस है। अभी 120 दिन हुआ, 120 दिन का मतलब है 4 मंथ्स। तो 4 मंथ्स में ही ऑलरेडी टारगेट मिलने का चांसेस देखने को मिल रहा है। तो 4 मंथ में 50% का गेन, बाकी कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, आप समझदार है, समझ लीजिएगा। तो देखिए नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आईडीएफसी फास्ट बैंक। देखिए इस कंपनी के बारे में बात करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे वीडियो से आपको सारी चीज को सीखना पड़ेगा। मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, और कभी भी मैं आपको कोई भी कोर्सेज वगैरह, कोई भी आपको टिप्स वगैरह कभी भी नहीं दिया और कभी भी नहीं दूंगा। अगर आपको सीखना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको सब कुछ पता है तो आप आपके हिसाब से काम करिए, क्योंकि जो लोग, मैं चाहता हूँ जो लोग मेरे साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़कर सीखना चाहते हैं, तो वो बने रहिए मेरे साथ। और जो लोग खुद की ओपिनियन के हिसाब से काम करना चाहते हैं, आपको नॉलेज है तो आपके हिसाब से काम करिए। बाकी मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन करूं। काम करना है तो सारी चीजों को आपकी तरफ से वेरीफाई करके काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम आईडीएफसी फास्ट बैंक। देखिए इस कंपनी के ऊपर मेरा जो ट्रेड है वो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो ट्रेड बना है वो कुछ इस तरीके से बना, बहुत लंबा जर्नी के बाद, मतलब 2017 से लेकर एक बिग जैसे कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। तो कप विद हैंडल पैटर्न बना, उसके बाद फाइनली क्या हुआ, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद इस जगह पे वो रिटेस्ट किया, नीचे आए, इस लेवल को रिटेस्ट किया। देखिए बार बार वो एक स्ट्रांगली जो इसका रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को वो क्या किया, फेस किए, एक स्ट्रांगली वो रेजिस्टेंस को फेस किया, और उसके बाद कंपनी नीचे आने का कोशिश कर रहा है। देखिए एक नीचे आने का कोशिश तो किया, मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे एक स्ट्रांगली वो सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिले। इस सपोर्ट को देखिए रिटेस्ट करने के बाद ही नेक्स्ट डे में क्या हुआ, एक बाउंस बैक किया, मतलब एक ग्रीन कैंडल के साथ बाउंस बैक किया।
तो कहने का मतलब है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होता है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी ट्रेडिंग के लिए। तो इस सपोर्ट लेवल को और रेजिस्टेंस लेवल को आपको समझना पड़ेगा, सारी चीजों को आपको सीखना पड़ेगा। अगर वो सीख लिए तो आप मास्टर बन जाएंगे कि इस ट्रेडिंग पर्पस में। तो मेरा जो टारगेट है वो टारगेट बहुत बड़ा है, कोई छोटा मोटा टारगेट लेकर मैं नहीं चल रहा हूँ। करीबन 150 के आसपास मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ, जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 78% के आसपास। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है यूनाइटेड वैन डीईआर होस्ट लिमिटेड। तो यूनाइटेड वैन डीईआर होस्ट लिमिटेड एक छोटा सा कंपनी है। मैं डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूँ, इस कंपनी के ऊपर मेरा कोई हिस्सेदारी नहीं है, और मैं आपको भी बोला हूँ कि इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार नहीं 4 बार सोचकर काम करिएगा। ये मेरा सिर्फ अपडेट दे रहा है आपको, और वो अपडेट है स्प्लिट का। कंपनी एक के बदले आपको 2 शेयर देने वाला है, क्योंकि इसका फेस वैल्यू 10 रुपया था, अभी 5 रुपया बनने वाला है। 26 तारीख को आपको स्प्लिट मिलेगा। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो जरूर इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। काम करने से पहले सारी चीजों को वेरीफाई करिए, उसके बाद काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।